देखो, जब हम डेटा कलेक्शन मेथड्स की बात करते हैं, टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन की बात करते हैं, तो सामान्य तौर पर हमारे पास 4 या 5 नाम ही सामने होते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल्स। बट उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग कहीं ना कहीं डेटा कलेक्शन टूल या डेटा कलेक्शन मेथड के रूप में करते हैं। जैसे अगर हमारे पास पहले से कुछ डाटा अवेलेबल है तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सेकेंडरी डेटा का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है डेटा कलेक्शन का, सोशियोमेट्री और सोशियोमेट्रिक टेक्निक। तो यह एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम सोसाइटी के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी स्टडी करते हैं और उनके द्वारा हम डेटा का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो किसी भी आवाज जा रही है ना? यस सर। ठीक है, तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक जो है वह क्या, क्यों यूज होती हैं? जैसे अगर हमें मान लो किसी सोसाइटी में, किसी सोशल स्ट्रक्चर में लोगों के बीच के बिहेवियर की स्टडी करनी है, लोगों के बीच के इंटरेक्शन की स्टडी करनी है, सोसाइटी की वैल्यूज क्या है इसकी स्टडी करनी है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग किस टेक्निक का यूज करते हैं? सोशियोमेट्रिक टेक्निक का यूज करते हैं। अब प्रश्न यहाँ पे आता है कि आखिर यह जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है, उस इंफॉर्मेशन को हम क्वेश्चनायर, इंटरव्यू या बाकी सारे टूल्स का इस्तेमाल करके भी पता कर सकते हैं। तो फिर एक अलग मेथड की जरूरत क्यों? ठीक है, अब अलग मेथड की आवश्यकता ये होती है कि बाकी जो भी टेक्निक्स हैं, चाहे वो क्वेश्चनायर हो, शेड्यूल्स हो, इंटरव्यू हो, ऑब्जर्वेशन हो, इस तरह जितने भी टेक्निक्स हैं वह किसी भी सोशल स्ट्रक्चर के ग्रुप डायनामिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। किसी भी सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर और ग्रुप डायनामिक्स को सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, दैट्स व्हाई वी यूजुअली यूज द सोशियोमेट्रिक टेक्निक। ठीक है, जैसे किसी भी सोसाइटी में इंटरेक्शन पैटर्न्स क्या है, वहां पर किस तरह के रिलेशनशिप्स डेवलप हैं, इन सब चीजों की जो स्टडी होती है वह हम नॉर्मल क्वेश्चनायर या नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के द्वारा नहीं कर सकते। और उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम लोग सोशियोमेट्रिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक को डिफाइन करने के कई अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने दिए हैं। ठीक है, तो हम इसे डिफाइन करते हुए कह सकते हैं कि इट इज अ मेथड और टेक्निक यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए सोशल ग्रुप इन रिलेशन टू द नेचर ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप्स प्रिवेलिंग इन द ग्रुप एट ए गिवन टाइम एंड सिचुएशन। किसी गिवन टाइम एंड सिचुएशन में, किसी गिवन टाइम पर, स्पेसिफिक सिचुएशन में, किसी भी ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, किसी भी ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, और जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है, उसकी स्टडी या उसको डिस्क्राइब करने का जो टेक्निक या जो टूल है वह क्या होता है? सोशियोमेट्री या सोशियोमेट्रिक टेक्निक होता है। अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिस्टल ने इसको डिफाइन करते हुए कहा है कि इट इज अ यूजफुल वर्किंग, it is a methodology for tracking the energy vector of interpersonal relationship in a group. It shows the pattern of how individuals associate with each other when acting as a group towards a specified end or goal. ठीक है, यानी एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसके द्वारा हम किसी भी ग्रुप के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के वेक्टर्स की स्टडी कर सकते हैं। इससे हमें यह पता लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे एसोसिएट होता है, ताकि वो सब लोग मिलकर किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सकें।
ऐसे ही अगर आप देखोगे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने इसे डिफाइन करते हुए कहा है कि सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स refer to the main measurement technique used in social psychology, sociology, and sometimes in social anthropology and psychiatry based on the assessment of social choices and attractiveness. तो सिंपली अगर हम जितने भी डिफिनेशन अगर सब डिफिनेशन अगर हम देखें तो सब में एक कॉमन सी चीज आती है कि एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा किसी भी सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वह आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आपस में उनके रिलेशनशिप किस तरह के हैं और उसके आधार पर वह एक सोसाइटी के या सोशल स्ट्रक्चर के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कैसे काम करते हैं। इसी के स्टडी को सोशियोमेट्री या सोशियोमेट्रिक टेक्निक नाम दिया गया है। अगर हम इस वर्ड के ओरिजिन की बात करें, इसके एटाइमोलॉजी की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि यह जो टर्म है यह दो लैटिन वर्ड के मिलने से बना है, सोशियस एंड मेट्रम। सोशियस मीन्स सोशल एंड मेट्रम मीन्स मेजर। तो किसी भी सोसाइटी का जो मेजर है यानी उसके अंदर का उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो रिलेशनशिप्स है, उसका जो मेजरमेंट है, वही हमारा सोशियोमेट्रिक टेक्निक है। ठीक है, चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम कि इसकी ओरिजिन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। देखो 1920s में 1930s में बहुत से जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने सोसाइटी का अध्ययन स्टार्ट किया, जैसे ह्यूज हार्टस्टोन, मार्क मे, जैकब लेवी, मोरेनो, क्रिस्टोफर, इन सब लोगों ने 1920s 30s में जो सोसाइटी का की स्टडी की उसी के आधार पे यह पूरी पूरी टेक्निक डेवलप हुई। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इसमें देखो तीन मेजर टेक्निक यहाँ पे हम यूज करते हैं। इसमें कितनी मेजर टेक्निक हम यूज करते हैं? इसमें नॉर्मली हम तीन मेजर टेक्निक यूज करते हैं। सबसे पहली टेक्निक हमारे पास कौन सी होती है? गेस हू टेक्निक है। सबसे पहली टेक्निक वो कौन सी है? गेस हू टेक्निक है। ठीक है, इसमें ये बहुत ही आसान टेक्निक है। और गेस हू टेक्निक जो है वो हार्शन और मैरी ने 1929 में डेवलप किया था। कब डेवलप किया था? हार्सन एंड मे ने 1929 में डेवलप किया था। ठीक है, इसके बाद बोगार्डस ने 1933 में सोशल डिस्टेंस स्केल डेवलप किया। क्या डेवलप किया? सोशल डिस्टेंस स्केल। और किसने डेवलप किया? ये डेवलप किया बोगार्डस ने। और कब डेवलप किया? 1933 में। ठीक है, 1934 में बहुत सी अलग अलग टेक्निक को डेवलप किया गया एक ही आदमी के द्वारा, जिसे कॉमन रूप से सोशियोमेट्री कहा गया। और इसे किसने डेवलप किया? इनको डेवलप किया मोरेनो ने। और मोरेनो ने कब डेवलप किया? 1934 में। इसमें सोशियोग्राम का डेवलपमेंट होता है। इसमें आपको सोशियोमेट्रिक्स का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि बहुत सारे जो टेक्निक्स है वो डेवलप किए गए मोरेनो के द्वारा, उनको कॉमन रूप से क्या नाम दिया गया? सोशियोमेट्री नाम दिया गया। ठीक है, क्लियर है चीज? मोरेनो ने एक किताब लिखी थी, हु शैल सर्वाइव। कौन सी किताब? हु शैल सर्वाइव। इन्होंने एक किताब लिखी थी और इस किताब में इन्होंने बहुत सी चीजों के बारे में जिक्र किया था। सबसे इंपॉर्टेंट जिक्र ये था कि इन्होंने यह कहा कि हमारा जो पूरा सर्वाइवल है
एक खास तरह के सोफिस्टिकेटेड सोशल मेथड पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमारे सर्वाइवल के लिए आवश्यक है कि जो सोशल कन्फ्लिक्ट हो उनको हम पीसफुली रिजॉल्व करें। ठीक है, इन्होंने बहुत लंबी स्टडी की और फिर इसके बाद से 1937 में मोरेनो ने सोशियोमेट्री नामक जर्नल भी स्टार्ट किया। ठीक है, बाकी लोगों ने भी बहुत से स्टडी की। सबसे पहले हम बात करेंगे गेस हू टेक्निक की। तो जो गेस हू टेक्निक है, इसमें क्या होता है इसकी बात सबसे पहले होगी। सबसे आसान होता है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि विराट कोहली से कोई पूछे कि आपकी नजर में सबसे बड़ा बैट्समैन वर्ल्ड का कौन है, तो विराट कोहली का समान तौर पे आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर या विवियन रिचर्ड्स, इस तरह का आंसर हो सकता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन भी है कि किस आधार पे हम किसी को महानतम कर सकते हैं। मैक्सिमम रन के आधार पर, मैक्सिमम सेंचुरी के आधार पर, मैक्सिमम बॉल फेस करने के आधार पर, या क्रिकेट और टीम के ऊपर उसके इम्पैक्ट के आधार पर। तो बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। अब यहाँ क्या हो, इस तरह क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे मान लो आ, कि मैं आपकी क्लास में हूँ। सपोज आपकी यूनिवर्सिटी में क्लास चल रही है, मैं अचानक क्लास में आया और मैंने आपसे पूछा कि आप में से ये बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति है, आप सब में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो बोलता बहुत है काम कुछ नहीं करता। मेरा क्वेश्चन ये होगा, गेस हु टॉक्स अ लॉट बट वर्क्स लेस और ऑलमोस्ट नो वर्क। तो आप एक सर्टेन पर्सन का नाम ले सकते हो। फिर मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, अच्छा एक बात बताओ, आप में से कौन ऐसा है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जो सबकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है? आप में से कौन ऐसा है जो बहुत ज्यादा एनक्सियस है? ठीक है, बहुत ज्यादा पैनिक में रहता है या वरीड रहे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जहां आपसे कहा पूछा जाता है कि आप किस व्यक्ति को मानते हो कि वो व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वह टेक्निक क्या होगी। और उसके द्वारा जब हम उसके व्यूज लेने की कोशिश करते हैं तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, गेस हू टेक्निक। ठीक है, श्योर है गाइस, आवाज जा रही है? मतलब कोई भी ग्रुप है। हेलो सर, आवाज आ हाँ रही है? बोलिए, बिल्कुल आ रही है। कोई भी ग्रुप है तो वहां हम्म, पे उन लोगों से ही उन्हीं के बारे में पूछना, दैट इज गुड गेस हू टेक्निक। हाँ, कि आपके विचार, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि आपके पूरे परिवार में या किसी आपके पूरे फ्रेंड सर्किल में सबसे ज्यादा कंजूस कौन है। मान लो अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे, आप जितने लोगों को जानते हो कि सबसे ज्यादा कंजूस कौन है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे, गेस हू टेक्निक। इसे क्या कहा जाएगा, गेस हू टेक्निक। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसमें? जैसे आपसे कहा जाए कि गेस कीजिए कि इस पूरे ग्रुप में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है आपकी नजर में, तो उसे हम क्या कहेंगे, गेस हू टेक्निक कहेंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है, यह बहुत ही आसान टेक्निक होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? इट इज द मोस्ट प्लीजेंट, flexible, easy to use, and easy to score sociometric technique
for knowing about the personality characteristics, social dimensions, ठीक है, social relationships, interactions, etc. Interaction, etc. of the individual in the group. तो हम किसी व्यक्ति का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है उसे जानने, उसे समझने के लिए, उसके जो सोशल रिलेशनशिप्स है, उसके जो इंटरेक्शंस है, उसके सोशल डायमेंशंस है, इस चीज को जानने समझने के लिए हम इस टेक्निक का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यह जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल न केवल डेटा कलेक्ट करने के लिए होता है बल्कि मेडिकल साइंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। कैसे, बताइए। बच्चों के व्यवहार को जज करने के लिए, और उसके आधार पर उनके डेवलपमेंट को तय करने के लिए इस टेक्निक का यूज होता है। जैसे बहुत से बच्चे बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अचानक से गुस्सा हो जाते हैं, अचानक से रोने लगते हैं, तो वैसे बच्चों को जज करने के लिए भी, उनकी मेंटल कंडीशन को जज करने के लिए भी एक अच्छा टेक्निक है, माना जाता है। इसका इस्तेमाल डॉक्टर लोग भी करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है कई बार। ठीक है, तो अलग अलग सेक्टर में इसका इस्तेमाल हो सकता है, रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान होता है इस्तेमाल करने में। टेक्निक को डाउट, टेक्निक में डाउट? नहीं सर, क्लियर है। श्योर हो? यस सर। ठीक है, अगला टेक्निक है हमारे पास सोशल डिस्टेंस स्केल। अगली टेक्निक क्या है? सोशल डिस्टेंस स्केल। सोशल स्केल के द्वारा हम किसी भी दो लोगों के बीच में कितनी क्लोजनेस है, कितनी दूरी है, यह जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और किसके ऊपर बेस्ड होता है? यह बेस्ड होता है लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के ऊपर। हम किसी को पसंद करेंगे तो उसके साथ हमारा जो सोशल डिस्टेंस होगा वो कम होगा, जिसे हम नापसंद करते हैं उसके साथ हमारा सोशल डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो आप लोग जानते ही हैं, श्योर है। तो इसके द्वारा हम किसी भी ग्रुप के अंदर मौजूद जो डिफरेंट लोग हैं, जो दो लोग हैं, उनके बीच सोशल डिस्टेंस की स्टडी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि लोग सोशली कितने क्लोज हैं या लोग सोशली कितने एक दूसरे से दूर दूर। ठीक है गाइस, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? गाइस, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बताओ, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? जैसे जैसे मान लो कि अगर किसी को यह जानना है कि एक बहू अपने ससुराल के लोगों के साथ कितनी क्लोज है, तो उसके साथ उसका संबंध कैसा है, ससुराल के लोगों के साथ उसका संबंध कैसा है,
तो अगर ससुराल के लोगों के साथ किसी के संबंध को जानना हो, सास बहू के संबंधों की स्टडी करनी हो, ननद और भाभी के संबंधों के बीच से स्टडी करनी हो, तो वहां पर हम कौन सा स्किल यूज करेंगे? वहां पे हम कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं? सोशल डिस्टेंस टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिंपली आपके लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी से को पसंद करोगे तो आप उससे क्लोज रहोगे, अगर आप किसी को पसंद नहीं करोगे तो आप उससे क्लोज नहीं रहोगे। यानी बेसिकली यह डिग्री ऑफ इंटीमेसी की बात करता है। इसकी बात करता है, डिग्री ऑफ इंटीमेसी की बात करता है। ठीक है, श्योर है? और डिग्री ऑफ इंटीमेसी जो होती है वो न केवल सेम ग्रुप के मेंबर्स के लिए होता है, बल्कि डिफरेंट ग्रुप के मेंबर्स के लिए भी हो सकता है। किसके लिए हो सकता है? बोथ फॉर द सेम members of same group as well as members of different group. क्लियर है गाइस? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है ना? जैसे आपसे पूछा जाए कि आप अपनी क्लास में किसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना मानते हैं, आप क्लास में किसके साथ बैठना पसंद करते हैं, आप किसके साथ लंच करना पसंद करते हैं, आप ऑफिस में किसके साथ लंच करना पसंद करते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली क्या बता रहे हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के साथ आपका रिलेशनशिप कितना क्लोज है, यानी आप लोगों में सोशल डिस्टेंस कितना है। तो जितना, जैसे अगर आप उसी व्यक्ति के साथ लंच करना, बैठना, घूमना पसंद करेंगे, इसको आप पसंद करते हैं। जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते हैं, क्या आप उसके साथ घूमना, बैठना ऐसा पसंद करेंगे? ये बताइए। आवाज जा रही है मेरी? यस सर। तो अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हो तो क्या आप उसके साथ घूमना, बैठना पसंद करोगे? जहां मजबूरी हो बात अलग है, बट अदरवाइज जब आपके पास चॉइस हो तब नहीं ना? नहीं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। हम कुछ लोगों के साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, कुछ लोगों के साथ मेंटेन नहीं करते हैं। तो हम उनके साथ मेंटेन करते हैं, वही लोगों के साथ हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं जिनके हम क्लोज हैं, उनके साथ सोशल डिस्टेंस कम मेंटेन करते हैं, और जिनके क्लोज नहीं है, जिनको हम पसंद नहीं करते, उनके साथ हम सोशल डिस्टेंस ज्यादा मेंटेन करते हैं। इसी चीज की स्टडी यहाँ होती है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर इसमें हम वैल्यू कैसे, हम कैसे डेटा इसका कैसे कलेक्ट करेंगे? आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि सर ठीक है, अगर किसी ने पूछा, जैसे मान लो कि आपको ही दो लोगों के बीच के संबंध या किसी ग्रुप में, किसी क्लास में जो बच्चे हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को जानना है, उनके बीच के रिलेशन किस तरह के, इसकी स्टडी करनी है, कौन किसको पसंद करता है नहीं करता, आपको इसकी स्टडी करनी है। तो आप क्या करोगे? आप क्वेश्चन रखोगे कि भाई क्या तुम मान लो ए से पूछा गया कि क्या तुम बी के साथ बैठना पसंद करोगे, और अगर आप पसंद करोगे, और इसको आप 1 से 7 के स्केल पे बताओ। किसके स्केल पे बताओ? 1 to 7 के स्केल पे बताओ। ठीक है, अब क्या होगा? अगर उसके साथ बैठना पसंद कर रहा होगा तो 7 बोलेगा, अगर बिल्कुल नहीं पसंद कर रहा होगा तो 1 बोलेगा, अगर ठीक ठाक की बात हुई तो क्या बोलेगा? 4 बोलेगा। ठीक है, इस तरह से इसके आधार पर डेटा कलेक्ट किया जाता है। गाइस बात क्लियर है? कोई डाउट है? बात क्लियर है या कोई डाउट है? बताओ।
सर थोड़ा थोड़ा कहाँ डाउट हो रहा है बताओ। सर गेस हु भी तो फिर बात तो दोनों में तो काफी सिमिलरिटी ही है। क्या कह रहे हो? नहीं जो पहली टेक्निक है नहीं और नहीं, दोनों में अंतर है। गेस हु में आपको किसी पर्सन की क्वालिटी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, उसे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा जा रहा है कि आप आपसे पूछ के, जैसे मान लो कि मैंने पूछा कि स्नेहा आप गेस करो, इस क्लास में मान लो 100 बच्चे हो, गेस करो कि सबसे अच्छी हैंड राइटिंग किसकी हो। तुम्हारे अनुसार सबसे अच्छी हैंड राइटिंग किसकी है? तुम्हारे अनुसार सबसे ज्यादा सोशली एक्टिव पर्सन कौन है? तुम्हारे अनुसार सबसे ज्यादा हेल्पफुल पर्सन कौन है? यह क्वेश्चन क्या हो गया? गेस हु का हो गया। वही मैं ये कहूँ कि अच्छा एक बात बताओ, मान लो आपकी क्लास में कोई एक बच्चा है जिसका नाम मुकेश है, तो एक बात बताओ, क्या क्लास में आप मुकेश के साथ लंच करना पसंद करोगे? और लंच करना पसंद करोगे तो उसको 1 और 7 के स्केल पे बताओ, 1 से 7 के स्केल पर। तो लंच करना किसी के साथ हम तभी पसंद करेंगे जब हम उसको लाइक करते हैं, बट जब हम किसी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे होते हैं तो वहां उसके लाइकिंग या डिसलाइकिंग का कोई मतलब नहीं होता है। जब हम किसी की कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, अनबायस्ड होकर बात करेंगे, तो वहां पर हमारी लाइकिंग या अनलाइकिंग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम किसी के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों की बात करेंगे तब वहां पर लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बात आ जाएगी। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। बात ये कर रहे थे कि ये दोनों टेक्निक हमारे पास क्लियर है, जसू टेक्निक भी और ये भी, ठीक है। यस सर। तो देखो, यह जो टेक्निक है हमें यह बताती है, जो सोशल डिस्टेंस टेक्निक है यह बताती है कि कौन सा व्यक्ति सोशली एक्सेप्टेड है, कौन सा व्यक्ति सोशली अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, और कौन सा व्यक्ति सर वॉइस सोशली कम आ एट रही है। रिस्क, कौन सा व्यक्ति जो है। अब जा रही है आवाज? बताओ। कम आ रही है अब जा सर। रही है आवाज? बताओ। नहीं सर, बहुत कम आ रही है। कम आ रही है? बहुत कम। अरे एक मिनट, अभी तक तो आवाज एकदम ठीक थी ना। एक मिनट को देखता हूँ मैं क्या हो रहा है। आवाज आ रही तो देखो, सोशल डिस्टेंसिंग स्केल में और गेसू टेक्निक में डिफरेंस क्या है कि गेसू टेक्निक के द्वारा हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, से गुण दोष क्या है, ठीक है। दूसरा जो हमारा सोशल डिस्टेंस टेक्निक है, इसके द्वारा हम यह जानने की कोशिश करते हैं कौन सा व्यक्ति सोशली कम एक्सेप्टेबल है, कौन सा व्यक्ति जो है सोशली अनएक्सेप्टेबल है और रिजेक्टेड है, और कौन सा व्यक्ति जो है सोशली एट रिस्क है। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? तो ये डिपेंड करता है कि हमने स्केल को कैसे क्रिएट किया, ठीक है। उसके आधार पर हमें तय करते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो सोशली एक्सेप्टेबल है, कौन सा व्यक्ति अनएक्सेप्टेबल है और कौन सा व्यक्ति सोशली एट रिस्क है। यानी वह कभी भी एक्सेप्टेबल से अनएक्सेप्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ पर हम किसी भी सोसाइटी में दो या दो से स्पेशली दो लोगों के बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं, जो इंटीमेसी है, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उसके आधार पे हम अपनी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। कोई डाउट इसमें? अब बताओ, क्लियर है चीज? नो सर। श्योर है? तीसरी टेक्निक है हमारे पास सोशियोमेट्रिक। तीसरी टेक्निक क्या है? सोशियोमेट्रिक। अब सोशियोमेट्रिक के बारे में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सोशियोमेट्रिक टेक्निक में जब मॉर्नर ने इसे डेवलप किया तो उन्होंने दो चीजें डेवलप की। क्या क्या डेवलप किया? उन्होंने दो चीजें डेवलप की। क्या क्या डेवलप किया? सोशियोग्राम
एंड सोशियोमेट्रिक्स। सो बेसिकली जो सोशियोमेट्री है वह इन दोनों का इनकॉर्पोरेट माने इन दोनों का यूज है। सोशियोमेट्री में हम इन दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज क्लियर है। नॉर्मली होता क्या है कि सोशियोमेट्री एंड सोशियोमेट्रिक टेक्निक इन दोनों टर्म को हम एज ए सिनोनिम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में सोशियोमेट्रिक टेक्निक जो है वह एक वाइडर टर्म है, वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सी अलग अलग टेक्निक्स आती हैं, जिसमें एक टेक्निक सोशियोमेट्री भी है। ये चीज क्लियर है। So we can say that the sociometric technique is a big term incorporating a number of techniques that can be employed in different situations by the teachers, researchers, and doctors to investigate, describe, and measure the degree of relationships, interaction, communication prevailing among the members of particular group in themselves or with the members of other group. अब तक हम लोग दो टेक्निक को स्टडी कर चुके हैं। पहला है गैस्ट्रो टेक्निक और दूसरा है सोशल डिस्टेंस। अब तीसरा टेक्निक हमारे लिए सोशियोमेट्री है। द सोशियोमेट्री इज वाइडली नोन फॉर द टाइप ऑफ सोशल मेजर, सोशल मैट्रिक्स एंड सोशियोग्राम यूज्ड इन दिस अप्रोच। सो इस अप्रोच में हम लोग दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, मुख्यतः सोशियोग्राम एंड सोशियोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यह नाम किसने दिया था? मोरेनो ने दिया था। अब देखो सोशियोग्राम जो है और जो सोशियोमेट्री है, तो सोशियोमेट्री का यूज क्या होता है, सोशियोमेट्री हम कहाँ यूज करेंगे, इसके लिए कुछ सर्टेन एजम्पशंस हैं जो मोरेनो ने दिए थे। सबसे पहला एजम्पशन उनका यह था कि द मेंबर्स ऑफ ए स्मॉल ग्रुप आर समव्हाट अवेयर with each other's contribution towards the group goal, the nature of the social adjustment and personality characteristics etc. किसी भी छोटे ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वह लगभग एक दूसरे के लगभग सभी व्यक्तियों का जो कंट्रीब्यूशन है ग्रुप को लेकर उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जो सोशल एडजस्टमेंट होता है उसके नेचर के बारे में जानते हैं, और साथ ही साथ वह लगभग सभी के जो व्यक्तिगत कैरेक्टरिस्टिक, जो व्यक्तिगत गुण दोष होते हैं उनको भी जानते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इनका सेकंड assumption यह था कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग of one or other characteristics present in the individual, the members of the group exhibit. Guys, just a minute. Guys, just a minute. पहला assumption, जो पहला assumption यह था कि किसी भी छोटे ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं वह एक दूसरे को ठीक से जानते हैं, एक दूसरे का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में भी जानते हैं, और एक दूसरे के जो पर्सनैलिटी ट्रैक्ट्स होते हैं, जो उनके व्यक्तिगत गुण दोष होते हैं उनके बारे में भी जानते हैं। दूसरा एजम्पशन इनका यह था कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऑफ वन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एग्जिबिट अ फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन टुवर्ड्स ईच अदर। तो दूसरा इनका एजम्पशन यह था कि किसी भी व्यक्ति में, किसी भी इंडिविजुअल में जो अलग अलग गुण या दोष होते हैं, उन गुण और दोषों के पसंद और नापसंद के आधार पर लोग एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। क्लियर है चीज? जैसे मान लो कि आपकी क्लास में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत तेज आवाज में बात करता हो। कई ऐसे लोग होंगे कि उसमें बहुत सारे गुण होने के बाद भी उसकी उस तेज आवाज के कारण लोग उसके पास जाना पसंद नहीं करेंगे। होगा ना ऐसा? मान लो कोई ऐसा बच्चा हो जो पढ़ने में बहुत अच्छा हो लेकिन अपनी हर गलती और दूसरे के ऊपर डाल देता हो, तो क्या उसके पास लोग जाना पसंद करेंगे? बताइए। नहीं।
नहीं पसंद करेंगे। क्यों नहीं पसंद कर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ रिपल्शन हो रहा है, यहाँ हम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्यों? किस आधार पर? उसका एक गुण हमें पसंद नहीं, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक हमें पसंद नहीं आया, इस आधार पे हम उससे एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ जो यूज हो क्या था, सोशल डिस्टेंस यूज हो गया। पहले वाले में क्या था हमारा, वहां पे क्या था, वहां पे गेसू वाला कंसेप्ट आ जाएगा। फिर तीसरा, in case they are asked to make choice, that is select or reject the individuals on the basis of some specific criteria, such as with whom would you like to play in the races, the outcomes of these personal choices made for each other may reveal many things related to the social habits, personality characteristics and group interaction of the member of the group. तो अगर लोगों से चॉइस लेने के बारे में कहा जाए, लोगों को चॉइसेस दी जाए कि आप छुट्टी में, आप दोपहर के समय किसके साथ खेलना पसंद करोगे या आप किसके साथ घर जाना पसंद करोगे, तो वहां पर इस तरह के जब चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो वह लोगों के गुण दोषों की पहचान करने में बहुत सहायक होते हैं। लोग उसके द्वारा हम लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं कि उनके हैबिट्स क्या, उनके सोशल हैबिट क्या है, उनका पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और ग्रुप के बाकी मेंबर के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है। ठीक है। इनका चौथा एजम्पशन यह था कि द डेटा इन द फॉर्म ऑफ चॉइसेस मेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑन ए स्पेसिफिक क्राइटेरियन properly recorded, analyzed and interpreted with the help of some special techniques like construction of sociometrics and sociogram. उनका यह कहना था कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे हमें चॉइसेस के फॉर्म में जो डेटा मिलेगा उस डेटा को हम आसानी से सोशियोमेट्रिक्स या सोशियोग्राम के द्वारा एनालाइज कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो अब अगली चीज आती है स्टेप्स इन सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? स्टेप्स इन सोशियोमेट्री, तो जो सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। भाई हमें किसकी स्टडी करनी है ये तो हमें पता होना चाहिए ना। सबसे पहला इसका स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप टू बी स्टडीड। हमें किस ग्रुप की स्टडी करनी है, सबसे पहले हम यह तय करते हैं। जब ग्रुप आइडेंटिफाई हो जाता है तब क्या करते हैं, क्राइटेरिया डेवलप करते हैं, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें स्टडी करनी है। जब क्राइटेरिया भी हम तय कर लेते हैं तब क्या आता है हमारे पास, डेटा इकट्ठा करना। और जब डेटा इकट्ठा हो जाएगा तब क्या होगा, डेटा को टैबलेट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट गाइस? गाइस इस पेज में कोई डाउट बताओ। इस पूरे पेज में कोई डाउट? नो सर। श्योर है? चलिए इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सोशियोमेट्रिक्स की। आखिर सोशियोमेट्रिक्स होता क्या है? The sociometrics is the tabular presentation of the data in the matrix form. It is the
representation of data in the matrix form or tabular representation of data in the matrix form. मैट्रिक्स पता है क्या होता है गाइस? मैट्रिक्स पता है क्या होता है? बताओ। मैट्रिक्स किससे कहते हैं? रोशनी और आकांक्षा बताइए, मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सर टेबुलर फॉर्म में। जब भी हम किसी भी चीज को रोज एंड कॉलम में अरेंज करते हैं तो उसे हम मैट्रिक्स का फॉर्म करते हैं। क्या कहते हैं उसे? मैट्रिक्स का फॉर्म करते हैं। ठीक है, जब चीजों को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। कोई डाउट इसमें है? नहीं सर। ठीक है, सबसे पहले बात हम करेंगे कि सोशियोमेट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। A sociomatrix is constructed by, लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशियोमेट्रिक्स। एक मिनट, इस वर्ड पे ध्यान दो, यहाँ दो वर्ड्स हैं, सोशल प्लस मैट्रिक्स। उससे क्या बन? ठीक है, खैर कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय टेबुलेटिंग और चार्टिंग। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय tabulating or charting the choices or ratings of all the members of a group, of all the members of a group. अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, कई बार उसकी ऑथेंटिसिटी को भी हमें वेरीफाई करना होता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एक ग्रुप में 6 लोग, सपोज देयर आर 6 पर्सन्स इन ए ग्रुप। ठीक है, बात सुन रहे हो मेरा? मान लो एक ग्रुप में 6 लोग, ठीक है, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, अब आपको यह पता करना है, अब मान लो आपको उस ग्रुप की स्टडी करनी है, आपने एक क्राइटेरिया तय किया। आपने क्राइटेरिया क्या तय किया कि इफेक्टिव वर्क क्या हो गया? आपका क्राइटेरिया हो गया। अब इसके आधार पर आपने एक क्वेश्चन फॉर्म किया कि बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली एज ए टीम मेंबर, whom would you choose to work with you on an important team project? Make your choices by marking as plus, 0 and minus. प्लस मतलब आप उससे काम करना पसंद करोगे, 0 मतलब ओके, ठीक है, ना हाँ ना ना, और माइनस मतलब ना। ठीक है, मतलब एक बार क्वेश्चन में रिपीट करो गाइस, क्वेश्चन में रिपीट करो। नहीं सर। जैसे मान लो एक ग्रुप में 6 मेंबर हैं, चलो बस और मैं इलेबरेट कर देता हूँ इस चीज को। 6 members in a group,
A, B, C, D, E एंड F। ठीक है, आपने क्राइटेरिया क्या तय किया? इफेक्टिव वर्क। इसके आधार पर आपने क्वेश्चन क्या फ्रेम किया? विद whom you would like to work on an important project। चॉइसेस क्या दी गई? चॉइसेस क्या रही हमारे पास? 0 प्लस 0 माइनस। प्लस का मतलब डेफिनेटली, 0 मतलब वुड नॉट माइंड एंड माइनस मतलब नॉट एट ऑल। क्लियर है? अब क्या होगा? आप 6 के 6 सभी लोगों से क्वेश्चन करोगे। जब सभी लोगों से क्वेश्चन करोगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें एक डेटा मिलेगा जिसके आधार पर हम लोग एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस तरह का। ठीक है, मान लो आपने ए से पूछा कि आप किसके साथ काम करना पसंद करोगे। आपने किससे पूछा? आपने ए से पूछा कि आप किसके साथ काम करना पसंद करोगे। ए ने कहा कि बी के साथ मैं डेफिनेटली काम करना पसंद करूंगा, सी के साथ मैं पसंद नहीं करूंगा, डी के साथ भी मैं डेफिनेटली काम करना पसंद करूंगा, ई के साथ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और एफ के साथ भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बसंत से पूछा गया तो बसंत ने कहा, यानी बी ने कहा ठीक है नहीं ए के साथ ठीक है मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी के साथ मैं काम करना पसंद नहीं करूंगा, डी के साथ मैं डेफिनेटली काम करना पसंद करूंगा, ई के साथ भी मैं काम करना पसंद करूंगा, लेकिन एफ कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाए तब भी कोई इशू नहीं। तो ऐसे ही सबका डेटा फिल होगा। ठीक है, कोई भी डेटा हो सकता है। क्या इस डेटा के आधार पे आप मुझे बता सकते हो कि मोस्ट स्किल्ड या मोस्ट वर्केबल पर्सन कौन है? कौन सा पर्सन ऐसा है जिसके साथ काम करना मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं? सर एफ। नहीं, बी। बी को ध्यान से देखो, बी के साथ 4 प्लस है, देख रहे हो? यस सर। इसका मतलब ये है कि बी को ज्यादातर लोग अपने साथ, बी के साथ काम करने के लिए ज्यादातर लोग तैयार हैं। ठीक है, वही सी के साथ, सी में 3 माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि सी पे लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ये चीज तो इसके आधार पर हम तैयार कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है वह इन सभी लोगों में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ज्यादा इफेक्टिव वर्क कर सकता है, हम ये पता कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? जो व्यक्ति ज्यादा इफेक्टिव वर्क कर सकता है उसको ज्यादा लोग पसंद करेंगे, यही करेंगे ना?
गाइस बात क्लियर है नहीं है? यस सर। ठीक है। इसके बाद हम इस डेटा के आधार पर एक म्यूचुअल क्रिएट कर सकते हैं। इसके आधार पर हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? एक म्यूचुअल क्रिएट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल कैसे बनेगा उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब देखो हम करेंगे क्या, ए बी सी डी ई एफ, टोटल प्लस कितने हैं यह काउंट करेंगे, टोटल जीरो कितने हैं यह काउंट करेंगे, टोटल माइनस कितने हैं यह काउंट करेंगे, फिर कुल कितने चॉइसेस हमें मिले हैं इसे हम देखेंगे, फिर हम बात करेंगे कितने लोगों ने उसको सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद से हम आएंगे म्यूचुअल्स पे। तो म्यूचुअल में जब हम आएंगे तो म्यूचुअल में प्लस कितने हैं, माइनस कितने और जीरो कितने हैं, इन सबको हम चेक कर सकते हैं। देखो अगर हम लोग इस टेबल को फिल कर सके तो हमें और बता रहा हूँ ये जो डेटा हमारा, एक्सप्लेन करो एक मिनट को। जो पहला टेबल है हमारा, ठीक है, उस टेबल के डेटा को थोड़ा सा और रिफाइंड फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं ए को कुल कितने प्लस मिले हैं बताइए? 2 प्लस है। ए को कुल कितने प्लस मिले हैं? 2 प्लस मिले हैं। जीरो कितने मिले हैं? 2, माइनस कितना मिला है? 1। तो टोटल चॉइसेस, टोटल इनको कितने चॉइसेस मिले हैं? इनके लिए 5। कितने लोगों ने इनको सेलेक्ट नहीं किया है, नॉट चूज किया है? 1% ने, 0 हो गया। ठीक है, बी के लिए क्या क्या है देखिए ध्यान से। बी में प्लस कितने हैं? 4। जीरो कितना है? 1। माइनस कितना है? 0। टोटल 5 हो गए और नॉट सिलेक्शन में 0 आ गया। ठीक है, सी के लिए बताइए, प्लस कितना है? 0। जीरो कितना है? 2 और माइनस कितना है? 3। टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। गाइस ये चीज समझ पा रहा मैं क्या कर रहा हूं? देखो मैं क्या फिल कर रहा हूं। ऊपर का हिस्सा क्लियर हुआ? क्या किया गया है ऊपर? क्या किया गया कि कितने लोगों को कितना प्लस मिला है, यानी जो चॉइसेस हमने रखी थी वह चॉइस किसको कितनी चॉइसेस मिली हैं, हमने इस चीज को लिखा है। क्लियर है? किसको कितनी चॉइसेस मिली है हमने इसे लिखा है। ठीक है, श्योर है? अब हम देखें कि म्यूचुअल प्लस कितने हैं, यानी जहां दोनों ने एक दूसरे को प्लस दिया है। तो ए के लिए म्यूचुअल प्लस कितना है? ए के लिए म्यूचुअल प्लस कितना है बता सकते हो? दो। ध्यान से देखो, म्यूचुअल प्लस का मतलब ये है कि ए ने भी प्लस दिया और उस पर्सन ने भी प्लस दिया हो। ऐसा कोई है? एक भी नहीं है। देखो ध्यान से, ए के लिए म्यूचुअल प्लस एक भी नहीं है, देख रहे हो? ए के लिए कोई भी म्यूचुअल प्लस नहीं है। बी के लिए म्यूचुअल प्लस कितने हैं? बी के लिए म्यूचुअल प्लस कितने हैं बताइए? जहां बी ने भी किसी को सर प्लस दो, दिया और दूसरे ने डी और दो ई। हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 2 हो गए। तो इस तरह से हम एक पूरे टेबल को, पूरे डेटा को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसके आधार पर हम चेक कर सकते हैं कि अगर हम इस पूरे टेबल को फिल कर लें, ठीक है, तो इसके आधार पर हमें चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर म्यूचुअल लीडर कौन से, यहाँ पे लीडर कौन है? तो लीडर जो है वो बी एंड डी है। यहाँ पर लीडर्स कौन कौन से हैं? बी एंड डी।
ये चीज क्लियर है? श्योर है? यस सर। ठीक है। ए और सी में क्या रिलेशनशिप है? ध्यान से देखिए बताओ, ए और सी में क्या रिलेशनशिप है? ध्यान से देखोगे तो अब देखोगे दोनों ने एक दूसरे को माइनस दिया है ना। पहले टेबल में ए और सी दोनों ने एक दूसरे को माइनस दिया हुआ है ना। मतलब दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। अब अगर है यह एक पूरा ग्रुप हो, ग्रुप के 6 मेंबर हैं, उसमें से अगर 2 मेंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, तो क्या ग्रुप सही ढंग से फंक्शन कर पाएगा? बताइए। मान लो ग्रुप में 6 मेंबर, उसमें से 2 लोग म्यूचुअली एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो क्या यह ग्रुप सही ढंग से फंक्शन कर पाएगा? नहीं सर। नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स के द्वारा हम क्या जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों के बीच के संबंध कैसे हैं, लोगों के बीच में लाइकिंग और डिसलाइकिंग किस तरह का है, और किस तरह से हम किसी भी ग्रुप या सोशल ग्रुप की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या स्टेप हमें लेने चाहिए। इन सब चीजों की जानकारी हमें सोशियोमेट्रिक्स के द्वारा हो सकती है। कोई डाउट इसमें है? गाइस कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ठीक है, तो चलो इससे आगे चलते हैं। अगली चीज है हमारे पास सोशियोग्राम। आखिरी चीज जो है वो क्या है गाइस? जस्ट मिनट, एक मिनट रुक जाओ। अगली चीज हमारे पास क्या है? सोशियोग्राम। बस 2 मिनट। चलिए, तो अगली चीज है हमारे लिए सोशियोग्राम। मुझे लगता है कि सोशियोमेट्री तक में हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली जो डेटा हमें मिलता है गेसू टेक्निक से, या जो हमें डेटा मिलता है सोशल डिस्टेंस टेक्निक से, हमने क्या उस डेटा को थोड़ा और इम्प्रूव किया सकता है, या उसके अलावा कुछ और भी अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन को एक साथ इकट्ठा करके जब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसे हम सोशियो मैट्रिक्स कर देते हैं। खैर, सोशियो मैट्रिक्स में भी चॉइसेस होती हैं, और उन चॉइसेस के आधार पे हम पूरा पूरा अपना मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, और उसके आधार पर हमें तय करते हैं कि लोग एक दूसरे को कितना लाइक करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका संबंध कैसा है। इन सब चीजों की जानकारी हमें सोशियो मैट्रिक्स के द्वारा मिलती है। सोशियो मैट्रिक्स के बाद जो अगली चीज है वो आती है सोशियोग्राम। तो सोशियो मैट्रिक्स जो है वह डेटा का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, वही सोशियोग्राम जो है वह डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। श्योर है? यस सर। So, the sociogram is a graphic representation of the data or information derived through the use of sociometry in the investigation, description, and measurement of social relationships, interaction, communication, and group dynamics prevalent among the members of the group at a given time in a particular situation. अगर हम एक सोशियोग्राम डेवलप करें तो कैसा दिखेगा? ठीक है, अगर हम एक सोशियोग्राम को डेवलप करें तो सोशियोग्राम कैसा दिखेगा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो, जैसे यहाँ पर जो हमारा टेबल था, एक बार उस टेबल को ध्यान से अगर हम देखें तो हमें कई चीजें देखने का मौका मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट टेबल जो है हमारा, फर्स्ट टेबल में बी और डी आपस में म्यूचुअल है ना, बी और ई भी म्यूचुअल है ना, लेकिन ए और सी के बीच में कोई संबंध नहीं है। क्लियर है? ये चीज क्लियर है गाइस? यस सर। ठीक है।
चलिए इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो इसका जो स्ट्रक्चर हमें कुछ दिखेगा सोशियोग्राम का, कुछ इस तरह का दिखता है। और जैसे मान लो कि डी और बी एक दूसरे से म्यूचुअली जुड़े हुए हैं, तो डबल हेडेड एरो यूज करेंगे। अगर ए और सी आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो उनके बीच में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ए बी को पसंद करता है बट बी ए के लिए 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, देख रहे हो ये चीज? यस सर। इस तरह का अगर कुछ डायग्राम अगर हमारे पास क्रिएट होता है उसे हम क्या कहेंगे? सोशियोग्राम पर। ठीक है, तो किसी पार्टिकुलर सिचुएशन या पार्टिकुलर टाइम पर किसी पार्टिकुलर सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसके रिलेशनशिप को किसी पार्टिकुलर टाइम एंड सिचुएशन में लोगों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहला इस्तेमाल मोरेनो ने किया था। ठीक है, यह जो है एक तरह का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें किसी भी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं या दो या उससे अधिक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके बीच के सोशल लिंक को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज क्लियर है? श्योर है? यस। यहाँ जो सोशियोग्राम सर्व्स टू रिवील एंड एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ ए पर्सन with their family members or the members of a small social group such as class or sections in the school, club or professional team. It can also help in visualizing the relationship within the family or of certain members of a family with their external environment such as health and education services, leisure time activities, work, friend or place in the extended family. ठीक है, the sociogram can be drawn on the basis of different criteria such as social relationships, channel of influence, lines of communication, etc. इसमें हम क्या करते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप को उनको हम पॉइंट या स्मॉल बबल और रिंग के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बीच के रिलेशनशिप को एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और दो लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हम एक पॉइंटेड एरो के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वहां पे म्यूचुअल चॉइसेस हैं तो डबल हेडेड एरो होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अगर सिंगल चॉइस है तो वन हेडेड एरो के रूप में हम यूज करेंगे, और अगर एक कोई चॉइस नहीं है तो वहां पे कोई भी एरो नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जिनके पास मेनी चॉइसेस होती हैं उन्हें हम स्टार कहते हैं, जिसके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी उससे हम क्या कहेंगे? स्टार कहेंगे। क्लियर है चीज? Those points on a sociogram who have many choices are called stars. यानी यहां देखो बी और डी के पास बहुत से चॉइसेस हैं, सो दीज आर कॉल्ड स्टार्स। इन्हें हम क्या कहेंगे? स्टार्स कहेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब स्टार जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्टार यह बताता है कौन सा पर्सन उस ग्रुप में मोस्ट एक्सेप्टेबल पर्सन। ठीक है, इस सोशियोग्राम का इस्तेमाल करके हम क्लासरूम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यह जानने के लिए कि बच्चों के बीच के आपस में संबंध कैसे हैं, और उसके आधार पे हम बच्चों की ग्रुपिंग तय कर सकते हैं जो एक दूसरे के साथ एजुकेशन में सहयोग कर सकें। चीज क्लियर है? अब देखो जो स्टार वाला पर्सन होता है वो अक्सर वो लीडर होता है। क्या होता है? वो लीडर होता है। जो स्टार वाला पर्सन होगा वो क्या होगा हमारे लिए? लीडर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर हम सोशियोग्राम को एक सोशल डिस्टेंस मॉडल के रूप में यूज करें तो इसके द्वारा हम क्लास में मिसबिहेवियर को भी रोक सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन दे सकते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर के बेसिस पे
हम उनके आपस के रिलेशनशिप को तय कर सकते हैं और फिर हम ये देख सकते हैं कि हम किस तरह से पूरे क्लास के इन्वायरमेंट को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है कि हम सोशियोग्राम को कैसे डेवलप करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि सोशियोग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सोशियोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कुछ सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सोशियोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताइए? आइडेंटिफाई अ ग्रुप। जैसे मान लो हमने किसी क्लास के कुछ बच्चों का ग्रुप लिया, ठीक है। सेकेंड, डेवलप अ suitable social measure ठीक है, और सोशियबिलिटी क्वेश्चन और सोशियबिलिटी क्वेश्चन आया। ठीक, तो जब हम क्वेश्चनायर तैयार करते हैं तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि क्वेश्चन जो है वो आसान टर्म में हो, सिंपल हो, उनको समझना आसान हो। ठीक है, उनकी जो वर्डिंग्स हो वह उसके अकॉर्डिंग हो जो इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के स्टेटमेंट होने चाहिए ताकि लोग आसानी से अपने चॉइसेस को पिक कर सकें। ठीक है, क्लियर है चीज? Yes, sir. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कुछ और भी चॉइसेस दे सकते हैं कि आप अपने मन से कुछ लोगों का सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चे, फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लेट द मेंबर गिव देयर आंसर्स। गाइस, This meeting is being recorded. तब हम क्या करते हैं, अब जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं, जो हमने ग्रुप का सिलेक्शन किया, उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम आंसर देना अलाउ करते हैं। ठीक है, हम उनके आंसर खुद नहीं लिखते, उन्हें हम खुद से चांस देते हैं, खुद से अपने आंसर्स दें। क्लियर है चीज? और इसमें Yes, भी sir. हम उन्हें इस चीज के लिए इनकरेज करते हैं, वह जो भी आंसर कर रहे हैं वह एक दूसरे को ना बताएं, वह उसको प्राइवेटली आंसर करें। ठीक है, Yes, sir. इसके बाद हम क्या करते हैं, तब जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं। तो हम Sir, क्या ये भी करते हैं, उस डेटा lacking जिस क्या कह रहे हो, सर ये क्या भी कह रहे हो? lacking और जिस lacking based है. किसी भी तरह का हो सकता है क्वेश्चन यहाँ, वो तो डिपेंड करता है ना कि हमें किस चीज की स्टडी करनी है और इसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन तय करेंगे। बट मैक्सिमम केस में लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला यानी 0 प्लस 0 और माइनस वाला ही ऑप्शन हम यहाँ भी यूज करते हैं। यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? प्लस 0 एंड माइनस वाला। ठीक है, इसके अलावा और भी ऑप्शन हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, जैसे हमने Yes, sir. 3 चॉइसेस दे दी कि भैया 3 चॉइस है, कौन सी चॉइस आप पिक करोगे, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, या प्लस 0 माइनस कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह का ऑप्शन पिक करते हैं। ये चीज क्लियर है? श्योर है? Yes, sir. ठीक है, अब आपके पास बहुत सारे, अब उसके आधार पे आपको एक टेबल, उसके आधार पे आपको एक डेटा मिलेगा, उस डेटा को आप टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप उसे एनालाइज करेंगे, और फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे कि हम कंसेंट्रिक रिंग्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंसेंट्रिक रिंग्स बनाते हैं। जैसे निशाना लगाने वाले रिंग्स होते हैं ना, Yes, sir. ध्यान दिया है?
उस तरह के हम कंसेंट्रिक रिंग्स बनाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे कि जिसको सबसे ज्यादा चॉइसेस जिसके पक्ष में होंगे उसे हम सेंटर में रखेंगे। जिसके पास सबसे ज्यादा चॉइसेस होंगे वो कहां जाएगा, वो सेंटर में जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ चॉइसेस कम होते जाएंगे वह पर्सन उस सेंटर से उतना ही दूर होता चला जाएगा। ये चीज क्लियर है? श्योर है? यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके आधार पर हम क्या करेंगे कि अब हम जैसे मान लो कि हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया। अब क्या हुआ कि अब जो दो सबसे कम चॉइसेस वाले लोग होंगे उनको हम एक्सट्रीम को अपोजिट कॉर्नर्स पे रखेंगे। जैसे मान लो कि ए यहां आ गया हमारा और एफ यहां आ गया। ए और एफ जो है सबसे कम चॉइस मिला है मान लो, तो ए और एफ को हम एक्सट्रीम एंड्स पे रखेंगे और फिर उसके आधार पे हम बाकी लोगों को धीरे धीरे अरेंज करते जाएंगे और फिर सबको हम आपस में कनेक्ट कर देंगे लाइंस के द्वारा, डॉट्स के द्वारा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगेन हम पॉइंटेड एरो का यूज करते हैं। तो जहां चॉइस हमारा होता है, ठीक है, चॉइस को शो करने के लिए अगर वन वे चॉइस है तो एक वन साइडेड पॉइंटेड एरो यूज होता है। अगर टू वे चॉइस है तो हम बोथ साइडेड एरो का इस्तेमाल करते हैं। वो तो डिपेंड करता है ना। ठीक है, यस सर। अब कई सर बार हर क्या मेंबर हो, के लिए अलग अलग होगा क्या? ये सर्कल? नहीं नहीं, सब एक कॉमन सर्किल होगा। उसी सर्किल में जो सबसे अंदर वाला सर्किल होगा, एक कंसेंट्रिक सर्किल्स होंगे बहुत सारे, जो सबसे अंदर वाला सर्किल होगा वहां हम उन लोगों को रखेंगे जिन्हें मैक्स, यानी जो स्टार हैं, जो पिछले वाले में हमारे पास स्टार थे ना, यस सर। जिन्हें मैक्सिमम चॉइसेस मिले थे उन्हें हम एकदम एंड में, उन्हें एकदम सेंटर में रखेंगे। और जैसे नंबर ऑफ चॉइसेस कम होते जाएंगे वैसे वैसे हम उन लोगों को धीरे धीरे स्प्रेड करते जाएंगे। जैसे मान लो कि बी को मैक्सिमम चॉइस, बी और डी को मैक्सिमम चॉइस मिला है, तो बी को हमने यहाँ रखा तो हम डी को उसके अब अपोजिट रखेंगे, लेकिन रखेंगे सेंटर पे ही। अब मान लो कि सी को, सी का जो, सी का खैर हम मान लेते हैं, मान लो सी जो है, सी का चॉइस बी और डी से कम है, सी को यहाँ ले लिया। अब ई जो है उसका चॉइस सी से भी कम है तो उसको यहां ले लिया। फिर अब ए को यहां ले लिया और ए का अपोजिट किसको ले लिया, एफ को ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सबों को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ जो डायग्राम हमारे पास बना वो कुछ ऐसा बना। अगर हम सर्किल को हटा दें तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा ना, इसी तरह का कुछ होगा। ठीक है, इसी तरह का कुछ डायग्राम हमारे पास बनेगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अब हम कई बार ब्रोकन एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉर्मली फर्स्ट चॉइस को रिप्रेजेंट करने के लिए, फर्स्ट प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्लीट एरो यूज होता है, और अगर कहीं सेकंड प्रेफरेंस आ रहा है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ब्रोकन एरो का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्रोकन एरो का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है? आगे चलें इससे, इसमें कोई डाउट? सर ब्रोकन एरो नहीं समझ पाया। देखो, चॉइसेस जब हम दे रहे हैं तो कहीं पे हमारे पास फर्स्ट चॉइस होगा, सेकंड चॉइस होगा, थर्ड चॉइस होगा। ठीक है, अब वहीं पे कई बार ये भी हो सकता है कि हम प्रेफरेंस की बात भी करेंगे। मान लो 3 लोग हैं, आप 3 लोगों को पिक कर रहे हो, आप तीनों में प्रेफर किसे करोगे? मान लो आप 3 लोगों के साथ कोई अगर प्रोजेक्ट है, आप 3 लोगों के साथ काम कर सकते हो ए बी सी के साथ, बट ए बी सी में तीनों में से आपका फर्स्ट प्रेफरेंस कौन होगा, सेकंड प्रेफरेंस कौन होगा? तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला पर्सन होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अनब्रोकन एरो यूज करेंगे। और जो सेकंड प्रेफरेंस वाला पर्सन होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्रोकन एरो यूज करेंगे। क्लियर है चीज? यस सर। श्योर है? यस सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है? नहीं है सर। ठीक है, एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है ना।